नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है 16 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और हम आपके लिए 100% एक्यूरेसी के साथ जीके जीएस और साइंस के रियल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पता है क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था। तो लॉर्ड डलहौजी की 3 नीतियों में से सबसे महत्वपूर्ण नीति थी व्यपगत का सिद्धांत, या डलहौजी की राज्य हड़प नीति, या गोद प्रथा निषेध की नीति। इसके कार्यकाल को इसी नीति के कारण अधिक याद किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी ने ये दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गंगा के बीच में भारत के कितने राज्य आते हैं। तो आपको बता दें, गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका नाम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल है। आपको बता दें कि भारत में इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो भारत के अलावा नेपाल और बांग्लादेश से होकर भी जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया है। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसके 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार दिया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21A। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैथ का दिया हुआ था। इसमें पूछा गया था कि 12,000 रुपये की 7% वार्षिक दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज पूछा था। तो आपको बता दें, ये आपके जो मतलब मान हैं वो मतलब अलग हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी लैंग्वेज है सेम यही थी। तो आपको बता दें 12,000 रुपये है आपका मूलधन। ठीक है, 7% की वार्षिक दर से, और आपके 5 वर्ष के लिए कितना होगा। तो आपको बताते हैं 100 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35/120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इंटू करेंगे तो ये जीरो आपकी जीरो इस जगह पर आ जाएगी, इस जगह पर कर लेते हैं 35 × 120। ठीक है, अब इस जगह पर देखिए आप बता दें, जीरो की जीरो आ जाएंगे, 12 पंजे 60 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगी, और 12 तिये 36 और 6 42। ठीक है, इतना हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 4,200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य सांस लेता है सबसे पहले कौन सी नली जाती है। तो आपको बता दें, इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था कि मनुष्य पहले सबसे पहले जो ऑक्सीजन लेता है अंदर, वो कौन सी नली में जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आया था आपका कि पेड़ की पत्तियां क्यों गिर जाती हैं। तो आपको बता दें, पेड़ों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। ऐसे में पत्तियां को कोई उपयोगिता नहीं रहती है। ठीक है, इसीलिए पेड़ अपनी पत्तियों को गिराकर अपनी एनर्जी बचाते हैं और बसंत आने का इंतजार करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आवर्त सारणी के 11 समूह में कौन कौन से तत्व हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा इस तरह से गया था कि आवर्त सारणी के 11 समूह में कौन सा तत्व नहीं है। तो आपको बता दें फिर से, इसमें हम जो आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल के रासायनिक तत्वों का एक समूह है, यह आवर्त सारणी के डी ब्लॉक खंड को आता है। इस समूह में ताम्र, चांदी, सोना, ये 3 हैं। ठीक है, और आपको बता दें इनके अलावा कोई भी आपका उसमें ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आयनिक यौगिक कौन सा नहीं है। तो आपको बता दें NaCl, H2 और CH4 इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से आप देख लीजिएगा। और एक चौथा ऑप्शन और दिया गया था, उसको भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है। कि यह एक भारतीय मैदानी हॉकी खिलाड़ी हैं। यह मैदानी हॉकी के भारतीय राष्ट्रीय टीम में खेलती हैं। वंदना 2013 में देश में सबसे अधिक गोल करने वाली सफल रही थी। यह जूनियर महिला विश्व कप में कांस्य पदक विजेता भी बने हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हॉकी टीम से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपी पीसीएस आईएएस में कौन सी, या तो पीसीएस पूछा गया था या आईएएस पूछा गया था। तो हमें ये कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दीजिएगा। और उसमें पूछा गया था कि पहली योजना स्टार्ट कब की गई थी। तो आपको बता दें, एक पहले योजना स्टार्ट की गई थी, इसमें ऑप्शन दिए गए थे नया सवेरा, नई योजना, इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओजोन परत पतली होने से क्या होता है। तो आपको बता दें, स्ट्रोस
सगेयर के लगातार पतले होने के कारण पराबैंगनी किरणों के साथ और बहुत सी हानिकारक किरणें धरती के पर्यावरण में सीधे रूप में पहुंच जाती हैं, जो कि इंसानों के साथ साथ धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव के लिए हानिकारक हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1869 में कौन सी नहर खोली गई जिससे व्यापार की दूरी कम हुई थी? तो वो थी आपकी स्वेज नहर थी। ठीक है, कौन सी नहर थी? स्वेज नहर थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका समृद्धि की फुल फॉर्म पूछी गई थी। समृद्धि की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, ये काफी लंबी फुल फॉर्म है, तो आपको बता दें शार्प, एडमिरेबल एंड मेटिकुलस एंड सोन्सनेबल, इनोसेंट, डिप्लोमेटिक, डिस्क्लिनेट, हार्डी, इंपोर्टेंट। ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का था, सीरीज में दिया हुआ था 9, 25, 49। तो आपको बता दें ये 3 का वर्ग होता है, ये 5 का वर्ग होता है, ये 7 का वर्ग होता है। तो आगे आपका किसका होगा? 9 का। 9 का वर्ग क्या होता है? तो 9 का वर्ग 81 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 81, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑल इंडिया यूथ गेम में सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस राज्य ने भेजे थे या किस राज्य के शामिल हुए थे? तो ये आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्रिस्तरीय पंचायत किस आर्टिकल में है? तो आपको बता दो 243 में ये स्थित है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पंचायती राज व्यवस्था से काफी क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, इसलिए बोलते हैं वीडियो पूरी देखा करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋजुर्वेद सबसे पुराना ज्ञात वैदिक सांस्कृतिक ग्रंथ है। इसकी प्रारंभिक परतें किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराने मौजूदा ग्रंथों में से एक हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ था, इस तरह की से दिया हुआ था, लेकिन इसकी जो मान है वही चेंज हो गए थे। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा उनके वर्गों का योग 289 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें दो संख्याओं का योग, तो एक्स इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है? 120 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें वर्गों का योग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्ग कितना दे रखा है? इसमें 289 दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, तो क्या क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स, इस जगह पर लिख देते हैं हम एक्स प्लस बाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 120 प्लस 289 हो जाएगा। ठीक है, 120 प्लस 289 हो जाएगा, तो एक्स प्लस बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 529 हो जाएगा। ठीक है, अब 529 हो जाएगा तो इससे स्क्वायर हटा देंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई अंडर रूट में हो जाएगा 529। ठीक है, आप ध्यान से देखना 529, तो x प्लस बाई की मान पूछा है, 529 किसका होता है? 23 का होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर 23 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का था कि ए सी का बेटा है, सी क्यू दोनों बहनें हैं और क्यू जेड की माँ है, तो पी जेड का बेटा है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, इसमें ए सी का बेटा है, ए आपका सी का बेटा है। ठीक है, अब सी का कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, सी क्यू दोनों बहनें हैं, सी और क्यू बहनें हैं, तो आपको इनका जेंडर भी पता पड़ गया, ये क्यू बहनें हैं और ये सी भी बहनें हैं। ठीक है, आपको बता दें, और जेड क्यू की माँ है। अब जेड क्यू की माँ है, जेड ऊपर आ जाएगी, तो इसकी माँ है तो इन दोनों की माँ भी होगी। ठीक है, पी जेड का बेटा है, अब पी है जेड का बेटा है, तो इसका जो भाई लगेगा सी और क्यू का भाई लगेगा। ठीक है, इसका भाई लगेगा। अब वो पूछ रहा है निम्न में तो कौन सा सत्य है? तो पी ए का मामा है, तो पी है ए का मामा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी ए का मामा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए किसी काम को 8 दिन में, बी किसी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 32 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आपको बताना है, पहले इनका टोटल वर्ग निकालना पड़ेगा। तो ए का वर्ग 8 है। ठीक है, 8 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है? इसको 32 दिन में कर रहा है। ठीक है, चलिए इनका टोटल वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल वर्ग 32 हो जाएगा। अब इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो ए की इफिशियंसी हो जाएगी 4। ठीक है, बी की इफिशियंसी हो जाएगी, नहीं फ्रेंड्स इस जगह पर हम आप बता दें, इस जगह पर 32 नहीं था, इस जगह पर आपका 24 था। ठीक है, 24 था तब जाकर। ठीक है, तो ए की आपकी वैल्यू कितनी है? 8 है। बी की वैल्यू आपकी कितनी है? बी के कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है? आपका 24 दिन में कर रहा है। तो आपके इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, इसका आ जाएगा आपका 8 की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 8 3 आ जाएगी, और यहाँ पर बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो इस जगह पर आ जाएगी 2 आ जाएगी, और यहाँ पर सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 1 आ जाएगी। ठीक है, अब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो 3 और 5 6, तो 24/6 हो जाएगा, 24/6 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 दिन में ये समाप्त कर देंगे तीनों के तीनों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि 4 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी और 4 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी हो गई, तो राम की वर्तमान आयु पूछिए। तो आपको बता दें ये किस तरह से होगा। तो राम की आयु आर इस जगह पर लिख लेते हैं, राम हो गया ये और श्याम हो गया ये। अब वो पूछ रहा है 3 गुनी है, तो राम की 3 हो जाएगी और श्याम की 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इस जगह पर वो बोल रहा है कि अब वो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष ये 4 वर्ष ये, तो कितनी वर्ष हो गई, 8 वर्ष हो गई। तो +8 इधर हो जाएगा और +8 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दें अब वो कह रहा है कि और 4 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी है। तो आपको बता दें 2 इधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा। तो इनकी अब वो किसकी पूछ रहा है, राम की पूछ रहा है, इसकी पूछ रहा है। तो आपको बता दें ये 3 एकम 3 हो जाएगा और ये जगह पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 8 3 24 और 4 कितने हो जाएगा 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि कथन दिया हुआ था आपका कि सभी कौए पक्षी हैं, सभी मोर कौए हैं। तो आपको बता दें ये किस तरह से होगा। तो पहले पूछ दे रहा है वो सभी कौए पक्षी हैं, तो कौए की आपको बता लें सभी कौए, तो ये हो गया आपका कौआ, ठीक है, और ये हो गया आपका पक्षी, ठीक है। इस तरह से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद हम अब वो कह रहा है सभी मोर कौए हैं, तो आपको बता दें सभी कौए पक्षी हैं और सभी मोर कौए हैं। तो आपके मोर किधर आएगा, तो कौए के अंदर आएगा, ठीक है। तो इस जगह पर मोर आ जाएगा, इस जगह पर ये आपका वेन डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब वो कह रहा है निष्कर्ष दे रहा है सभी मोर पक्षी हैं और सभी पक्षी मोर है। तो आपको बता दें इसमें जो सभी मोर पक्षी हैं, जिस सभी मोर हैं, ये सभी मोर हैं वो पक्षी तो हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष से दिया हुआ था कि जब तक कि देश की आर्थिक समानता को उपलब्धता नहीं करता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो पूर्ण धारणाएं दे रखी थी, लोकतंत्र और आर्थिक समानता का एक साथ चलती हैं, और दूसरा दिया होता लोकतंत्र और स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर निर्भर करती हैं। तो आपको बता दें फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र और स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर निर्भर नहीं करती हैं। तो आपको इसमें इस जगह पर यही तो दे रखा है, यही तो दे रखा है आपका इस जगह पर, इस पर कथन में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन जो आपको बच्चों से एनालाइज मिले हैं, जो 16 सितंबर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हमें अभी तक इतने एनालाइज ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स इस वीडियो को जो पीडीएफ है, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पीडीएफ पर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।